हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय की शुरुआत करेंगे, संविधान सभा और अंबेडकर की भूमिका। यानी कि इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस अध्याय से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि हर परीक्षा में हर तरह से यानी कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सबका पैटर्न अलग अलग होता है। तो इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले आइए समझते हैं कि इससे किस तरह से आपके 2022-23 में क्वेश्चन पूछे गए। उन्हीं के आधार पर इसका विस्तार से व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जा पाए। अगर मैं बात करूं तो आपके 2022-23 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं 2018, 2016, 2013, 2011 के जो प्रश्न है वो आपको मैंने पहले दे रखे हैं, उनको आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन आप 2022-23 के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 6-7 क्वेश्चन है जिनको आपको देखना है। अगर 2022-23 में आपके, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर होते हैं, आपकी जीके में 2-3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? अब देखो यहाँ पर, यानी कि आपका वहां पर दिमाग काम करना बंद कर देता है जब एग्जाम होता है। तो क्यों? देखो यहाँ पूछा गया कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। अब आपको ये नहीं पूछा गया कि संविधान कब लागू हुआ, कब अंगीकृत हुआ। अगर जैसे आपके पूछता कि संविधान कब अंगीकृत हुआ तो 26 नवंबर, कब लागू हुआ तो 26 जनवरी। लेकिन यहाँ पूछा गया कि संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, तो बहुत का ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। तो कब अपनाया गया था इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। साथ में ही अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन भारत के संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। यानी कि अब देखो यहाँ पर कौन भारत की संविधान सभा की, यानी कि बात संविधान सभा की हो रही है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो संविधान सभा के रहेंगे। तो नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। अब नियम समिति बहुत बड़ी समिति थी, इसमें लगभग 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। और नियम समिति सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है आपका। अब देखो, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये कथन किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि संविधान सभा के बारे में जो कथन थे उन कथनों को भी अच्छे से याद करना होगा। इसी तरह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन कब हुआ, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ। अब देखो यहाँ पर सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, लेकिन उसको आपको घुमाने के लिए, यानी कि आपके दिमाग में कचरा डालने के लिए उसने जोड़ दिया आगे कैबिनेट मिशन। क्योंकि आपके कचरा इसलिए डाल दिया कि हो सकता है एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हो, यानी कि आपको पूछ सकता है कि वो अलग, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। लेकिन आपके अंदर जानबूझकर वो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और डाल देता है ताकि आपके अंदर दिमाग के अंदर कचरा जाए। ठीक है। इसी तरह संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन थे समितियों के बारे में कौन क्या था। तो इसके बारे में, क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा, सबके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप एक बार विस्तार से इसके बारे में देख लीजिए, ताकि अगर आपके संविधान के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जो मांग है भारत में वास्तव में बहुत ही बाद में की गई। अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत में 1930 तक, यानी कि 1930 तक आप कल्पना कीजिए कि 1930 तक भारत के किसी भी लोग ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता होने के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई थी। यानी कि सब यही मांग कर रहे थे औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी कि आपके अंदर हमें यानी कि स्वतंत्रता दे दीजिए। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1930 तक कभी किसी ने नहीं की। यानी कि आप देखो, लाहौर का जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, वो भी दबाव में। यानी कि लाहौर अधिवेशन से पहले किसी ने भी किसी तरह से, यानी कि किसी ने भी उचित समझा ही नहीं है। यानी कि एक तरह से देख सकते हैं कि अब संविधान सभा की बात क्यों होगी। अब संविधान सभा की बात अलग अलग माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। जैसे आप बात कर सकते हैं, जब कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1895 में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो तिलक ने एक स्वराज्य विधेयक तैयार किया था। तो स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन होते हैं भारत में। यानी कब? तिलक के स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम 1895 में इसके दर्शन होते हैं संविधान सभा के। उसके बाद में गांधी जी ने यह कथन कहा था कि जो भी संविधान बनेगा भविष्य में भारत का, वो संविधान किसका होगा? भारत की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये 1922 में गांधी जी ने कहा था। इसके बाद में फिर आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने कहा था 1934 में कि ये आधिकारिक मांग की थी संविधान सभा की। उसके बाद में फिर नेहरू ने कहा था, यानी कि 1938 में, कि संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुआ। यानी कि बात कर सकते हैं कि 1946 से पहले केवल एक बार कांग्रेस के द्वारा ही 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी, नहीं तो कहीं भी अस्पष्ट विचार
मिलते हैं आपके, ये आपके अलग अलग आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में अलग अलग विचार मिलते हैं। अगर बात करें, अब देखो कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। कब हुआ? आपको पूछा गया था कि संविधान सभा गठन कब हुआ, तो आपको यहाँ पर देखो कब हुआ, नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा गठन हुआ और इसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में से लगभग इसमें 296 जो सदस्य थे वो थे प्रांतों से। किससे? प्रांतों से थे। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे यानी कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनसे थे, और 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। इस तरह से और जो सदस्य चुने गए वो 10 लाख जनसंख्या पर एक चुना गया, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। साथ में ही 3 समुदायों में बांटा गया, यानी कि पूरे क्षेत्रों को 3 समुदाय में बांटा गया। किसमें? मुस्लिम में, सिख में और सामान्य में। सामान्य का मतलब है कि जो सिख नहीं है, मुस्लिम नहीं है, यानी कि 3 अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया निर्वाचन को, मुस्लिम में, सिख में और सामान्य में। यानी कि प्रत्येक को आपको नोट करना है, प्रत्येक चीज को आपको नोट करना है। खतन में भी आ सकता है कि कितने लोगों पर कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया, सबके बारे में बांटा गया। अब मैं आपको यहाँ बताता हूं, मैं 93 सीटों की तो बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि 93 सीटों के लिए कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। इनके लिए 93 सीटें थी, 389 जो सीटें थी, 389 सीटों में से 93 सीटों की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो 93 जो सदस्य थे वो तो देसी जो राजा थे, राजा और महाराजा, वही अपने आप से किसी को मनोनीत करके भेजना था उनको। तो चुनाव कितने को हुए? 296 सदस्यों के चुनाव हुए। 296 सदस्यों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली। कितनी? 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कितनी? 73 सीटें मिली। और जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही वो रही स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी को 8 स्थान प्राप्त हुए, बाकी जितने पार्टी थे उनको सबको एक एक स्थान प्राप्त हुआ, यानी किसी को भी 2 स्थान प्राप्त नहीं हुए। यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक 208 तो कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिले और स्वतंत्र पार्टी को 8 मिले। अब स्वाभाविक है कि मुस्लिम लीग को जो 73 सीटें मिली वो बहुत कम थी, तो इसे नाराज होना ही था। तो मुस्लिम लीग ने इस तरह से संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसका बहिष्कार किया, अलग अलग चीजें होती उसके बारे में। तो इस तरह से होता है। इसके बाद में अब ये जो 200 कुल मिलाकर जो 389 सदस्य थे, इनमें से कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई। कितनी? 15 महिला निर्वाचित हुई। अब 15 महिलाओं में से आपको देखना है, इसमें से 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके साथ ही जो 93 जो देशी रियासतों से आई थी, उन देशी रियासतों में से एक महिला थी जो देशी रियासत के राजा के द्वारा मनोनीत की गई थी। देशी रियासतों से आने वाली जो महिला थी वो थी एनी मस्करिनी, यानी कि एनी मस्करिनी जो देशी रियासतों से थी। और साथ में एक दलित महिला थी, उसका नाम था दक्षयानी वेलायुथुन। दक्षयानी वेलायुथुन, यानी कि ये 3 महिलाओं को आपको नाम ध्यान रखना है। 15 तो महिलाएं थी, 15 महिलाओं में से आपको 3 का नाम ध्यान रखना है। कौन कौन सा? बेगम एजाज रसूल, देशी रियासतों से संबंधित कौन सी थी? एनी मस्करिन। और दलित महिला कौन सी थी? दक्षयानी वेलायुथुन। इस तरह से आपको इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आगे बात करूंगा मैं, तो कुल मिलाकर आपको 389 सदस्य थे, 389 में से 15 महिलाएं थी। और 15 महिलाओं के साथ साथ एससी के जो सदस्य थे वो 26 थे, यानी कि अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे 26 थे, और अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। अगर बात करूंगा आपके, तो अभी भी आप देख सकते हो, लगभग आप बताओ कि राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे और कितने सदस्य अनुसूचित जाति के हैं। इसके बराबर ही है। अगर आपको याद होगा तो आप सोच लीजिए, बाकी ऐसे ही है, आपको ध्यान आ जाएगा। इसके बाद में अब आपके जैसे आप बात करूं तो जो आपके 389 सदस्यों में से 296 जो सदस्य थे वो आपके कुल मिलाकर 11 प्रांतों से चुने जाते थे। अब 11 प्रांतों में से आप अगर मैं बताऊं तो 11 प्रांतों में से सर्वाधिक जो सदस्य आते थे वो थे संयुक्त प्रांत से। जैसे मैं बात करूं वर्तमान में भारत में लगभग जो 28 राज्य है, 28 राज्यों में से जैसे राजस्थान में से लोकसभा की जो सीटें 25 है, लेकिन जो सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। लगभग वहां पर 80 सीटों के लगभग वहां पर लोकसभा की सीटें हैं। इसी तरह उस समय जो 296 जो सदस्य थे, जो 296 सदस्य थे, उनमें सर्वाधिक सीटें कहां थी? कौन से प्रांत में थी? 11 प्रांतों में से। तो उन सर्वाधिक जो प्रांत संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत यानी कि इसमें 55 सीटें थी यहाँ से संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत कौन था? यानी कि उत्तर प्रदेश इसका प्राचीन नाम है, यानी कि संयुक्त प्रांत क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है। इस संयुक्त प्रांत का आप एक बात और ध्यान रख सकते हो कि भारत का प्रथम ये प्रांत था जिसका नाम बदला गया, संयुक्त प्रांत ही है जिसका नाम सर्वप्रथम बदला गया और इसका नाम रखा गया लखनऊ। ठीक है,
इसी तरह अगर देसी रियासतों की बात करूंगा, क्योंकि आपके हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में आने से मना कर दिया, यानी कि हैदराबाद एकमात्र देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद में जो 93 जो सदस्य थे उनमें सर्वाधिक जो सदस्य थे वो मैसूर से थे। किससे थे? मैसूर से थे। मैसूर से 7 सदस्य इसे निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब प्रथम बैठक, अगर प्रथम बैठक की बात करो, प्रथम अधिवेशन की बात करो, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रथम बैठक क्या है, प्रथम अधिवेशन क्या है, दोनों अलग अलग है। अगर प्रथम बैठक की बात करो तो प्रथम बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। और प्रथम अधिवेशन की बात करो तो प्रथम अधिवेशन भी आपके प्रथम बैठक के साथ ही शुरू हुआ। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं कि आपके कितने अधिवेशन हुए, आपके कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुआ था। और लास्ट जो 12वां जो अधिवेशन था वो था आपके 24 जनवरी 1950 को। और जो प्रथम अधिवेशन था आपको वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ। ये आपके 1946 में हुआ, यानी कि प्रथम बैठक के साथ ही ये आपके प्रथम अधिवेशन शुरू हो गया था। और इसी अधिवेशन में लगभग 211 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने ने? 207 सदस्यों ने, इनके अलग अलग है। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। अगर मैं बात करूं आपके, देखो यहाँ पर संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? तो प्रथम अधिवेशन तो ये हुआ था आपके, कुल मिलाकर आपके 167 बैठक हुई। प्रथम बैठक आपकी ये थी। यानी कि इस तरह से आपको अलग अलग आपको यहाँ पर ध्यान है, अपना दिमाग में थोड़ा बहुत आप क्लैरिटी रखनी है आपको कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो प्रथम बैठक हुई तो प्रथम बैठक में लगभग 10 महिलाओं ने भाग लिया, यानी कि 207 जो सदस्य थे उसमें से 10 महिलाओं ने भाग लिया। अगर बात करो तो प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष का जो निर्वाचन हुआ, इनके प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपने सच्चिदानंद सिन्हा आपने पढ़ा होगा, आपके ये केंद्रीय विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। यानी कि आपको पढ़ा होगा कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और विठल भाई पटेल भारत के प्रथम अध्यक्ष थे केंद्रीय विधानसभा के। आपने ये इसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा ने ही इसके प्रथम उपसभापति के लिए मनोनीत किसको किया? फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपसभापति के लिए मनोनीत किया संविधान सभा के लिए। इसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव का जो अनुमोदन है वो किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ये हिंदी के बहुत ही महान विद्वान थे, यानी कि हिंदी के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का पूर्ण जोर समर्थन से इसका समर्थन किया था। तो आपको 3 डेट ध्यान रखनी है, 9, 11, 13, यानी कि दोनों में तीनों में आप देखो 2-2 का अंतर है, 2-2 का। 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। 9 को क्या हुआ? 9 को प्रथम बैठक हुई। 11 को क्या हुआ? प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुनाए गए। 13 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ होते हैं बहुत सी बार कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर आप देखते हो कि 1947 आ जाता है, 1948 आ जाता है। तो आपको 1946 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 6 दिन के अंदर अंदर आपका सब काम हो गया था। 6 दिन के अंदर अंदर आपका सब काम हो गया था संविधान सभा का। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रख लिए। 9 को, 11 को, 13 को, ये तीनों काम आपके हो गए थे। बाद में अध्यक्ष बनने के बाद में जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। उसके बाद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और बनाया गया। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन से थे? लेकिन जो प्रथम बनाए गए थे वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। बाद में दूसरे अध्यक्ष बनाए गए हुए थे वीटी कृष्णमाचारी, यानी कि दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। अब अन्य कार्य कौन कौन से थे, यानी कि संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए, इनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कार्य संविधान सभा ने किए। देखो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जैसा कि आपको पता है कि 24 जनवरी को क्या हुआ कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, यानी कि अंतिम बैठक थी। और इसी दिन अंतिम बैठक के दिन ही 24 जनवरी 1950 को ही काम किए गए राष्ट्र का। राष्ट्र से आपको देना, राष्ट्र से 3 शब्द बनते हैं। कौन कौन से राष्ट्र से? राष्ट्र से 3 चीजें बनती है। राष्ट्रगान में भी राष्ट्र है, राष्ट्रपति में भी राष्ट्र है, राष्ट्रगीत में भी राष्ट्र है। यानी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत तीनों को ही अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। यानी कि स्वीकार कब किया गया? तीनों को ही, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत। लेकिन एक चीज होती है राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज को आपको ध्यान रखना जुलाई में, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। इसको अलग से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया लिया था। बाकी तीनों सेम सेम है, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, इनको तीनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया था।
संविधान सभा में कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे। प्रथम अधिवेशन वो जब हुआ और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। 167 बैठकें हुई और अंतिम जो बैठक थी वो भी 24 जनवरी को ही थी। और इसका अस्तित्व यानी कि जो संविधान सभा का जो अस्तित्व रहा, ऐसे तो अगर बात करें तो आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण हो गया था। लेकिन संविधान सभा का जो अस्तित्व रहा यानी कि कुल मिलाकर इसका कार्यकाल रहा वो लगभग आपके 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक रहा। यानी कि 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन तक इसका अस्तित्व रहा, यानी कि संविधान सभा इतने साल तक अस्तित्व में रही। इसके बाद में अब अलग अलग समितियों का गठन किया गया। जिसके माध्यम से संविधान सभा का संचालन किया गया। अब संविधान सभा के लिए संचालन के लिए अलग अलग समितियों का संचालन किया गया। अब देखो संविधान सभा का जो संचालन करेगा कौन करेगा। अगर जैसे मैं बात करूं आपके लोकसभा का जो संचालन कौन करेगा, श्रीमान ओम बिरला जी करेंगे। वही अध्यक्ष हैं, यानी कि वही अध्यक्ष थे। अभी चुनाव हो गए तो अगर बात करें लोकसभा का जो संचालन करेगा वो अध्यक्ष करेगा। तो अध्यक्ष संचालन करने के लिए संचालन का काम करेगा, वही उसके नियम बनाएगा कि किस तरह से इसका संचालन होना चाहिए। इसी तरह से वह प्रक्रिया तय करेगा कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, तो सब काम वही करेगा। तो इसी तरह से संविधान सभा का जो अध्यक्ष था कौन था, राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद के पास ये तीनों काम थे। कौन कौन सा, नियम तय करने का, प्रक्रिया तय करने का और संचालन तय करने का। यानी कि तीनों समितियों का अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नियम बनाने का जो काम था राजेंद्र प्रसाद का था क्योंकि वही अध्यक्ष थे। इसी तरह प्रक्रिया किस तरह से चलाने की तो वही अध्यक्ष थे, तो वही उसके अध्यक्ष रहेंगे। इसी तरह संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे क्योंकि उस सदन का जो संचालन करेंगे राजेंद्र प्रसाद करेंगे। यानी कि नियम समिति, नियम निर्माण समिति हो या फिर आपके प्रक्रिया समिति हो या फिर आपकी संचालन समिति हो, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। साथ में देशी रियासतों से समझौता समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब नियम निर्माण समिति आप यहाँ पर क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पर आया था आपके सबसे महत्वपूर्ण था कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा के नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। अब आपको नियम समिति का मालूम होगा कि नियम निर्माण समिति सबसे प्राचीन समिति थी, यानी कि सबसे पहले इसी समिति का गठन हुआ था। यानी कि सबसे पहले इसी समिति का गठन हुआ 11 दिसंबर 1946 को इस समिति का गठन हुआ था सर्वप्रथम। यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद जब इसके स्थायी अध्यक्ष बने उसी समय इस समिति का गठन हुआ और इसमें लगभग 15 सदस्य थे। और 15 सदस्यों में से एकमात्र इसमें महिला थी, दुर्गाबाई, एकमात्र महिला थी जो दुर्गाबाई। इसके बाद में आपके संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, यानी कि जो संघ का काम करते हैं। संघ में जो आपको प्रधानमंत्री है तो संघ संविधान समिति या संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे नेहरू थे। और प्रांतीय और मूलाधिकार जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में अब आपको वर्धाचारी आपको ध्यान रखना है। दोनों में आप देखोगे ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी, एक तो नागरिकता पर तदर्थ समिति और एक सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति। दोनों में नना है, दोनों पे नना है, यानी कि दोनों में नना है, नागरिकता में भी न है, न्यायालय में भी न है। तो दोनों के अध्यक्ष कौन थे, वर्धाचार्य थे। कौन थे, वर्धाचार्य इन दोनों के अध्यक्ष थे। तो इस पर आपको नाम ध्यान रखना है। आप इस तरह से याद कर सकते हो, नाव में न से नागरिकता, न्यायालय, व से वर्धाचार्य, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वर्धाचार्य थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, यानी कि संविधान के बारे में आपको इन चीजों को विस्तार से देखना है। यानी कि ये आपको मैंने एक परिचय बताया कि आपको इन चीज़ों को तो आपको आराम से देखना है, इन चीज़ों को एक एक को आराम से यानी कि रटना है। यानी रटना का मतलब ये है कि आपको समझना है और आपको अपने दिमाग में उतारना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे। इसके बाद में अगला वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। निर्माण का पोर्शन बचा हुआ है कि संविधान सभा का निर्माण किस तरह से, विशेषताएं कौन कौन सी थी और अम्बेडकर की भूमिका कौन कौन सी थी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और जो क्वेश्चन थे आपके 2022-23 के, जो आपके 18 के, 16 के, वो सब आपको आर्यमानुषी स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वहां पर आपको सब चीजें वहां पर आराम से मिल जाएगी। वहां से आप पूरा इनका अध्ययन कर सकते हो ताकि आपको लगे कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।